पिछली कक्षा में हमने पहला पाठ पढ़ा था ध्वनि। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो कि लाख की चूड़ियां, एक कामतानाथ द्वारा लिखित पाठ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि किस प्रकार से अपने भारत देश में से, जो कि एक उद्योगों का देश था और लघु उद्योग या जिसको अपन घरेलू उद्योग कहते हैं, घरेलू उद्योग हर घर के अंदर था, परंतु धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, समय में बदलाव हुआ और लोगों के रोजगार जो के तरीके हैं वो बदले और धीरे धीरे करते करते मशीनी युग आया। और किस प्रकार से एक मशीनी युग ने आम आदमी का रोजगार छीन लिया है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो पहला है, इसमें अपन पाठ को पढ़ेंगे, फिर इसके जो बीच में कठिन शब्द आते हैं उनको हल करते रहेंगे। लाख की चूड़ियां, जो कि हमारी भारतीय परंपरा की देखी जाए तो अहम भूमिका निभाती है। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियों के माध्यम से ही हम अपने सुहाग के जोड़े की शुरुआत करते थे। भारतीय स्त्रियां अपने सुहाग के जोड़े की शुरुआत भी लाख की चूड़ियों से करती थी और निरंतर पहनने के लिए लाख की चूड़ियां ही काम में लेती थी। लाख एक तरह से एक पदार्थ है, धातु है, तत्व है, जिसको काम में लिया जाता है चूड़ियां बनाने के लिए। उस पदार्थ से कैसे बनती है देखिए। इस पाठ में लेखक ने हमें किस प्रकार से बताया कि भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे चौपट होते गए और भारतीय लोग ही बेरोजगार होते गए इस मशीनी युग के कारण, यानी मशीनों के आने से कितना प्रभाव पड़ा भारतीय घरेलू उद्योगों पर। इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। कहा है देखो, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था, जिसको कंचे कहते हैं अपन। कंचे हालांकि कांच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेखक को बना के दे रहा है वो एक तरह से गोल रंग बिरंगी गोलियां थी, जो कि कंचों के जैसी थी, लाख की बनी हुई थी। ये थोड़ी भार में अधिक होगी या फिर कह सकते हैं अपन टिकाऊ कांच की जितनी नहीं होगी, परंतु थी सुंदर, अच्छी गोलियां थी। इस कारण से सारे गांव में बदलू नाम का जो ये चूड़ी बनाने वाला था वो लेखक को अच्छा लगता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह है, ऐसी गोलियां होती थी। जब भी मैं ननिहाल जाने का विचार होता और मन इसलिए करता था, लेखक कह रहा है मेरा ननिहाल जाने का विचार और मन इसलिए करता था क्योंकि वहां जाने पर मुझे रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी और उन गोलियों को देखने पर हर एक बच्चे के मन में एक तरह से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसी शायद गोलियां मेरे पास ही हो, काश ये गोलियां मेरे पास भी हो। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। हालांकि वो मेरे ननिहाल का था, इस कारण से यूं देखा जाए तो वो बदलू है जो मेरा मामा लगता है, परंतु मैं उसको मामा न कहकर मैं बदलू काका कहता हूँ या बदलू चाचा कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ के यानी उस गांव के जो मेरे ननिहाल के लड़के हैं वो उनको बदलू चाचा कहते हैं। इस कारण से मैं भी उनको साथ में बदलू काका के नाम से ही कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, कुछ ऊंचे पर यानी ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। बड़ा सा सहन का मतलब खुला स्थान या जिसको बाड़ा कह सकते हैं, सहन खुला स्थान था, जहां वहां पर एक नीम का पेड़, पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता। बगल यानी पास नहीं भट्टी दहकती रहती यानी जलती रहती थी, जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। क्यों? क्योंकि लाख देखा जाए तो कठोर होती है और ठोस होती है, उसको वापस पिघलाने से वो द्रव अवस्था में आ जाती है और द्रव से वापस थोड़ी नरम हो जाती है। नरम होने के कारण उसको आसानी से जो अपन रूप या आकार देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। वह सलाख का होता है एक सरिये के समान, पतली सरिये के समान उसको आकार देता। सामने जो लकड़ी का पट्टा रखा हुआ था उसके ऊपर फिर उसी से चूड़ियां बनाई जाती थी।
पतली सलाख बनाई, लाख से सलाख बनाई और सलाख से यानी सरी के समान पतली बना दी। अब पतली से फिर वो चूड़ी बनाता है। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इस प्रकार से एक एक करके वह मुंगेरी के ऊपर, मुंगेरी का आकार होता था आगे से पतला और पीछे से मोटा। तो आगे जो चूड़ी बनाई, फिर उससे अगली चूड़ी बनाई, फिर उससे अगली चूड़ी बनाई, फिर उससे अगली चूड़ी बनाई। यानी हाथ में भी क्या होती है, चूड़ी उतार से चढ़ाव की ओर होती है, यानी आगे से छोटी और पीछे से मोटी होती है। तो वो उस मुंगेरी के ऊपर चढ़ाकर वो चूड़ियां बनाता। जब एक हाथ की पूरी चूड़ियां बन जाती तो वो उनको रंगने के लिए तैयार हो जाता और रंगता। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मची यानी चारपाई, छोटी चारपाई थी, उसके ऊपर बैठकर ये काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, हुक्का यानी जिसको पिया जाता है, चिलम की तरह होता है। आजकल इसके ऊपर तंबाकू निषेध है, क्योंकि इससे कैंसर भी होता है, इस कारण से नहीं, कम लोग पीते हैं। प्राचीन समय के लोग हुक्का प्रयोग करते थे। जैसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेकर कह रहा, मेरा गांव में जब भी मैं ननियाल जाता, अधिकतर मेरा समय बदलू के पास नहीं, दोपहर का समय बीतता था। वह मुझे लला कहा करते और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियां मंगा देते। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता, मुझे वो लला के नाम से पुकारते थे और दूसरा मेरे लिए घर में से एक छोटी सी चारपाई और मंगवा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उससे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। ऐसा लगता जैसे पूरी चूड़ियां बनाने के बाद वह जो उसके पास में मुंगेरी थी, मुंगेरी पर चढ़ाकर उनको अच्छी तरह से निरखता, अच्छी तरह से देखता। ऐसे देखता जैसे कोई वास्तव में वो मुंगेरी पर नहीं है, यानी वो लकड़ी पर नहीं, तो किसी नववधू के हाथ में वो चूड़ियां पहनी हुई कैसी लग रही हो, इस प्रकार से वो निरखता उनको। बदलू मनिहार, ये था बदलू मनिहार। मनिहार का मतलब है जो इस प्रकार से चूड़ियां बनाने का काम करता है, लाख का काम करता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी दादा से पिता को मिला, पिता से इनको मिला। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पेशा यानी कार्य धंधा था। पेशा का मतलब था काम धंधा। पेशा यानी काम धंधा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी मांग, डिमांड भी खूब थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। उस गांव की तो बदलू के द्वारा बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी स्त्रियां, लेकिन इसके आसपास के गांव थे वो भी वहां से आकर चूड़ियां लेके जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। यही अपने भारतीय उद्योग धंधों की खासियत रही है कि घरेलू उद्योग थे, उनको पैसे से नहीं बेचा जाता था। उनके प्रोडक्ट को, उनके उत्पाद को वस्तु विनिमय होता था। प्राचीन समय में मुद्रा विनिमय नहीं था, तो वो पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। उसको अनाज देके जाते थे और चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी विवाह होता तो उस समय जो जोड़ा लेके जाता, दुल्हन का जोड़ा, उसके बदले में वह थोड़ा जिद जरूर करता था कि कुछ ज्यादा मिले उसको। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर यानी पूरी जिंदगी भले उससे मुफ्त में चूड़ियां लेके जाओ, लेकिन जब विवाह होता था उस घर में, तब वह सारी कसर निकाल देता था। यानी उससे काफी ज्यादा ज्ञान करता था, वहां से लेता जाता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही तो और होता है। आखिर सुहाग का जोड़ा जो होता है, जो वधू का जोड़ा अपन कहते हैं, वो काफी महत्व रखता है। सुहाग का जोड़ा होता है, अमर जोड़ा होता है, इस कारण से उसका महत्व कुछ और होता है। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मनाने में लोहा लगना, ये लेकर कह रहा कि मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी, उसमें ये उस सुहाग जोड़े को लेकर किसी बात को लेकर बिगड़ गया था
और इसको मनाने में लोहा लग गया। लोहा लगना यानी मुश्किल काम हो गया था। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। अब देखो, एक विवाह के जोड़े के बदले उसको क्या मिलता था, उसका मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी घरवाली को यानी उसकी पत्नी को वस्त्र मिलेंगे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते जो अलग, रुपए जो मिलते थे वो तो अलग ही थे। इस प्रकार से आज अपन पहला पार्ट यहाँ तक ही पढ़ेंगे, दूसरा भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।